हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का मतलब होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम सीखेंगे संविधान। संविधान को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान से हम सब परिचित हैं कि संविधान क्या है। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान वो है जो एक नियम कानून के तहत बनाया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें हमारे राइट्स को, हमारे मौलिक कर्तव्य को, बहुत सारी चीज़ों को राइट्स प्रदान करता है। तो आज की संविधान में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना को प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि प्रियम्बल ही हमको बताता है, प्रस्तावना ही हमको बताता है कि पूरे संविधान में है क्या। पूरे संविधान का अगर हमको संक्षेप में देखना है तो आप प्रियम्बल उठा के देख लीजिए। तो प्रियम्बल को आज हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही केयरफुली होके पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम उस पर चर्चा करेंगे। और संविधान पहले प्रियम्बल जो है संविधान का भाग था कि नहीं था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, अगर है अब तो किस मतलब न्याय जो उसका वो आया था, जो विवाद हुआ था, उसके बाद जो फैसला आया था, तो किस फैसले के तहत प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो आइए आज इस क्लास में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही आराम से। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। सबसे पहले है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना किसे कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा भाग है जो ये बताता है कि हमारे संविधान की भूमिका क्या है। प्रस्तावना एक ऐसा संविधान का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है कि ये बताता है, जैसे हम आपको बताएं कि प्रस्तावना संविधान का सार भी कह सकते हैं। जैसे कि पूरे संविधान का स्रोत क्या है, पूरे संविधान को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसकी प्रस्तावना को देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि भारत के संविधान में है क्या। उसकी प्रस्तावना को आप देखिए तो एक हिसाब से संविधान का जो सार है संक्षेप में प्रस्तावना में बताया गया है। देखिए, संविधान की भूमिका क्या है प्रस्तावना में। प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ये बताया गया है कि संविधान की भूमिका क्या है, संविधान के स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान के उद्देश्य क्या है और उसके लागू होने की तिथि क्या है। इन सब को संक्षेप में बताता है कौन, प्रियम्बल बताता है। और किस चीज का बताता है, संविधान को बताता है। संविधान को संक्षेप में प्रियम्बल ही बताता है, प्रियम्बल ही प्रस्तावना ही उल्लेख करता है। तो संविधान की भूमिका क्या है यही कौन बताएगा, हमारा प्रस्तावना बताएगा कि उसका स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान का उद्देश्य क्या है और संविधान लागू होने की तिथि भी कहाँ उल्लेखित आपको मिलेगी, प्रस्तावना में ही मिलेगी। और इन सबको संक्षेप में बताता है प्रस्तावना। पूरे संविधान को संक्षेप में बताता है प्रस्तावना। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का आविर्भाव मतलब प्रस्तावना को लाया कौन। तो अब आप सब पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समकक्ष क्या रखा था, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव रखा था इसलिए हम संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को हम उद्देश्य क्या भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लिए कि संविधान में प्रस्तावना जो है संविधान सभा के समकक्ष कौन लेकर आया था, सामने कौन लेकर आया था, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में लाया था। कौन लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वही लेकर आए थे। और कब लेकर आए थे, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, इसीलिए उसको उद्देश्य भी कहा जा सकता है। तो आप दो नाम जाने, प्रस्तावना को प्रियम्बल कहते हैं इंग्लिश में और उसको उद्देश्य भी कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहा जाता है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समकक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। वही जाके आगे चल के प्रस्तावना बना, इसलिए उसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जा सकता है, कहते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना जो है, देखिए जो संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी नियम कानून है, जितने भी सब चीज है, वो कहीं ना कहीं से स्रोत है उसका। जैसे मौलिक कर्तव्य
हुआ, मूल कर्तव्य हुआ, जैसे राज्य के नीति निर्देशक, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी संविधान के, किसी न किसी देश के संविधान से लिया गया है। तो उसी प्रकार प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना शब्द जो है, प्रस्तावना क्या है, ये शब्द कहाँ से लिए गया? अमेरिका से लिए गया, लेकिन उसकी जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गया है। तो आप क्या जाने प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का स्रोत कहाँ, किस देश का है, तो आप कहेंगे अमेरिका का। लेकिन प्रस्तावना में जो भाषा यूज हुई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आगे देखिए, संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ। कब हुआ? एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो अगर पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आप जो प्रियम्बल पढ़ रहे हैं प्रस्तावना, उसमें हर बार हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि हर बार अलग अलग करके देता है। तो छोटा ही पार्ट है संविधान का, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बहुत ही केयरफुली होकर देखिएगा कि संविधान में जो एक ही बार संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ऐसे पूछ लेता है कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, कितनी बार हुआ, तो आप बताएंगे एक बार हुआ। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। और कितने शब्द जुड़े? 3 शब्द जुड़े। कौन सा? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इस प्रकार 3 तरह के शब्द जुड़े, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इन सबको जो ये शब्द है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन सबको हम बहुत ही डिटेल से बताएंगे। लेकिन अभी देखिए आगे, संविधान के विशेषज्ञ थे, एक संविधान के विशेषज्ञ थे A.N. पालकीवाला। इन्होंने संविधान को क्या कहा? परिचय पत्र कहा। आगे देखिए, अब देख लेते हैं संविधान को नहीं कहा, प्रस्तावना को कहा। क्या कहा? परिचय पत्र। कौन? ये बहुत ही संविधान के विशेषज्ञ भी थे और ये न्यायविद भी थे, मतलब न्यायाधीश भी थे। तो यहाँ पर देखिए A.N. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को। तो आगे देखिए प्रस्तावना के तत्व। तो प्रस्तावना के कितने तत्व हैं? मेन 3 तत्व हैं। संविधान के स्रोत, कि संविधान कहाँ लिया गया है, संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान के उद्देश्य कैसे हैं। संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान के स्रोत। तो आप एक शब्द देखते होंगे, जैसे कि प्रियम्बल जो है प्रस्तावना, उसमें सबसे पहले पहली लाइन है हम भारत के लोग। वैसे प्रस्तावना आप सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रस्तावना, पूरी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़े हम भारत के लोग। तो पहली लाइन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो संविधान जो है, संविधान का स्रोत क्या है। प्रस्तावना में यही बात लिखा गया है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। तो हम भारत के लोग का मतलब हुआ जनता, कि संविधान का जो स्रोत है वो जनता में निहित है। तो सुप्रीम कौन हुआ? जनता। इसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम जनता है, क्योंकि जनता के एक अमेरिका के अब्राहम लिंकन थे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो वही इस बात में भी कहा गया हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब कि सारी शक्तियाँ भारत के लोग मतलब जनता में निहित है। तो सुप्रीम कौन हुआ? जनता हुई। आगे देखते हैं संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान का नेचर कैसा है।
पहला है संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि जो देश, हमारा जो देश है उस पर बाहरी शक्तियों का दबाव ना हो, बिना किसी बाहरी शक्तियों के दबाव में वो आंतरिक और बाहरी मामले स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। जैसे आंतरिक और बाह्य और आंतरिक मामले में सबसे पहले हम आंतरिक मामला देख लेते हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो भी जिस प्रकार का निर्णय लेना है वो बिना किसी बाहरी दबाव में और स्वतंत्र होकर ले सकता है, जो भारत का सुप्रीम हो। सबसे बड़ा पद कौन सा है भारत का? राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, आगे देखिए। और बाहरी मामला हुआ, जैसे विदेशी मामला, जैसे शत्रु का हुआ, मित्रता का हुआ या संघ का मतलब ज्वाइन करने का हुआ। इस सब मामलों को वो बिना किसी बाहरी शक्तियों के दबाव में स्वतंत्र रूप से ले सके, अपना संप्रभुत्व हो, उसी को कहते हैं संपूर्ण संप्रभुत्व। आगे देखते हैं समाजवादी। समाजवादी एक ऐसा शब्द है जो वहाँ के अर्थव्यवस्था से लिया गया है, जिसमें अर्थव्यवस्था में कहा गया है कि कौन सी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कौन सी व्यवस्था है? मिश्रितवादी है। मिश्रितवादी में समाजवादी का मतलब होता है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर अगर काम करती हैं उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसी से समाजवादी आया है। समाजवादी का मतलब होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब अगर आपके पास कोई भी संपत्ति है उसका आप निजी संपत्ति रखने का आपके पास नहीं अख्तियार है, उसको आपको टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि सरकार की निगरानी आपकी संपत्ति पर रहती है, आप खुद टैक्स नहीं, खुद संपत्ति, निजी संपत्ति नहीं रख सकते। उसी का मतलब होता है समाजवादी। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही हुआ। पंथ निरपेक्ष हमारा भारत जो है पंथ निरपेक्ष है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म को समान इक्वलिटी मतलब समानता मिली हुई है। अपने राज्य का, विशेष राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, तो यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान माना गया है। इसका मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। आगे देखिए लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा राज्य है और शब्द है कि यहाँ पर हर 5 साल में जैसे चुनाव होंगे, यहाँ पर जनता जिसको चुनेगी वही इस देश का शासन संभालेगा। तो देखिए जो लोकतंत्रात्मक होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसको हम डायरेक्ट चुनते हैं उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो हमारे चुने गए प्रतिनिधित्व तो इनडायरेक्टली चुनते हैं उनको, जैसे मंत्री हुए, जैसे राष्ट्रपति हुए, इन सबको चुनते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। तो उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्रात्मक। आगे देखिए गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या हुआ? एक एक शब्द, ये सब क्या कहाँ पर है? प्रियम्बल में ही है। जितने शब्द हम लिखे हैं, जितने शब्द आपको बता रहे हैं, सब प्रियम्बल में है। गणराज्य का मतलब आप समझिए कि यहाँ पर गणराज्य का मतलब यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जैसे पिछले उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। वहाँ पर राजा का बेटा ही राजा, वंशानुक्रम शासन यहाँ पर नहीं चलेगा। गणराज्य का मतलब यही होता है, वंशानुक्रम शासन नहीं चलेगा। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यहाँ पर जनता के द्वारा जो हम चुनेंगे, जिस प्रतिनिधित्व को चुनेंगे वही जाकर देश को संभालेगा। देश का कार्यभार वही संभालेगा जिसको हम लोग चुनेंगे, मतलब जनता चुनेगी। तो यहाँ पर गणराज्य का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर चुनाव होंगे, यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान का स्रोत हो गया। संविधान का स्वरूप कैसा है आप देख लीजिए। संपूर्ण संप्रभुत्व था, समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था, लोकतंत्रात्मक था, गणराज्य था। आगे देखते हैं संविधान के उद्देश्य क्या है। संविधान के उद्देश्य क्या है, ये सब कहाँ पर आपको मिलेंगे? सब प्रियम्बल में मिलेंगे। तो 3 तरीके के देखिए इसका क्या क्या उद्देश्य था, हम बताए थे। इसका उद्देश्य था कि कितने तरीके से हम न्याय दे सकते हैं, कितने तरीके से हम स्वतंत्रता दे सकते हैं, कितनी तरीके से हम समानता दे सकते हैं, और एकता और अखंडता, बंधुता, इस सब के बारे में कहाँ बताया? संविधान का उद्देश्य यही था। ठीक है, प्रियम्बल में सब आपको मिलेगा। तो देखिए 3 तरीके के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 तरीके के न्याय का वर्णन कहाँ किया गया? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में किया गया है। अब देखिए स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। हम भारत के लोग, हम आपको बताएं, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता, प्रतिष्ठा, यहाँ पर देखिए समानता, देखिए स्वतंत्रता की बात जो है वो आपको जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें भी आर्टिकल 9 में बताया गया है कि उसमें बहुत ही डिटेल से बताया गया है, लेकिन
उसको वहाँ पर अनुच्छेद के तहत इसलिए जोड़ा गया कि वो मूल कर्तव्य हो गया, उसको मतलब हमारा मूल कर्तव्य है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में उसको वो कर सकते हैं। मतलब कोई अगर आपसे छीन रहा आपके मूल कर्तव्य तो वहाँ पर आप केस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकता और अखंडता समानता, दो तरीके की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। ये भी आपको आर्टिकल 16 में मिल जाएगा। आर्टिकल 16 में आपको मिलेगा समानता, अवसर की समानता के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा, ये मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो समानता दो तरीके की समानता की बात की गई है, पहला प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर। तो अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की। तीसरा देखिए एकता और अखंडता, ये आपको कहाँ मिलेगा एकता और अखंडता, जो आपको 15(1) का के अंतर्गत 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, उनके अंतर्गत इन शब्द को जोड़ा गया है, एकता और अखंडता और बंधुता। इन तीनों शब्द को कहाँ जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है, वहां से लिया गया है। तो आप एक हिसाब से देख रहे हैं कि पूरे संविधान का सार कहाँ आपको मिल रहा है, प्रियम्बल में मिल रहा है, संक्षेप में मिल रहा है। तो प्रियम्बल का मतलब यही होता है, प्रियम्बल का मतलब ये होता है कि एक भूमिका, एक पृष्ठभूमि और एक संक्षिप्तीकरण। अगर कोई पूरा संविधान पढ़ना चाहता है तो पहले प्रियम्बल देख ले, प्रियम्बल में से पता चल जाएगा पूरे संविधान में है क्या, लिखा क्या गया है, बात किस कही क्या गई है और उद्देश्य क्या है उसके, स्रोत क्या है उसके, स्वरूप क्या है उसके, ये सब कहाँ मिलेगा, प्रियम्बल में मिलेगा। तो बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा, एकता और अखंडता मतलब हम टूटने वाले नहीं हैं, हम एकजुट होकर रहते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बंधुता का मतलब हम एक भाईचारे की भावना से रहते हैं। इन दोनों को कहाँ जोड़ा गया है, तो हम जो मूल कर्तव्य आपको बताया 51 का भाग 4 में 51 का में ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख लिए कि प्रस्तावना के स्रोत कौन कौन से थे। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग था कि नहीं था और कब बना। तो सबसे पहले एक विवाद आप सुने होंगे, बेरोबारी संघ मामला जो 1960 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी कि संविधान जो है उसको प्रस्तावना जो है संविधान का अंग बनाया जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने मना कर दिया और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं बना। उसके बाद वैसे तो बहुत सारे मामले हैं, लेकिन हमें 3 मामला ही पढ़ना है। दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो 1967 में फिर से चुनौती दी गई, फिर से मतलब केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो प्रस्तावना उस संविधान का भाग बनाइए, लेकिन फिर भी नहीं बना। उसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस मामले में कहा गया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, अपरिवर्तनीय है। तो एक चीज इसमें हो गया कि अपरिवर्तनीय है कि मतलब हम प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो आया 1973 में। तो ये पूरे संविधान का सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, सबसे बड़ा केस था और सबसे बड़ा फैसला ये आया था, जिसमें ये बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 13 जजों की पीठ एक बैठी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि संविधान जजों ने लिया कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो फाइनली ये मान लिए गए संविधान और प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस विवाद में, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आप बताएंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में आया, और उसमें ये बताया गया 13 जजों की पीठ ने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का अंग है। बल्कि इतना ही नहीं बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये भी बताया कि वो परिवर्तनीय भी है, इसमें संशोधन किया भी जा सकता है। तो उसी में 42वां संविधान संशोधन 1973 हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। तो आगे देखिए एक नोट है, नोट क्या कह रहा है, स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुता ये शब्द है बंधुत्व वाला, ये कहाँ लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये शब्द भी आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, पूछता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता इस कहाँ से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। आगे देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक किस देश से लिया गया, तो रूस की क्रांति से लिया गया है। बहुत पूछता है, घुमा फिराकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रस्तावना से। देखने में तो एक पेज का है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके बाद पूरे विश्व में 3 प्रकार के राज्य की संकल्पना की गई है।
3 प्रकार के राज्य की संकल्पना की गई है। कौन कौन सा? पहला है नास्तिक। नास्तिक मतलब होता है वे राज्य जो कोई धर्म ना मानता हो, सारे धर्म का विरोध करता हो, उसको नास्तिक कहते हैं। और सैद्धांतिक राज्य जो है जिसका एक विशेष अपना धर्म हो, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका का अपना एक विशेष धर्म है। आगे देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ जो सभी धर्म को इक्वल मानता हो, सभी धर्म की समानता समान मानता हो, उसका वो कोई एक विशेष धर्म ना हो। जैसे भारत के राज्य का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करता है। आगे देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना हम पढ़े उसमें लास्ट में था कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इन तीनों शब्द का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। पहला है हमारा अंगीकृत। अंगीकृत मतलब हम इस संविधान को अंगीकृत मतलब स्वीकारते हैं। अधिनियमित मतलब लागू करते हैं। तो इसमें जो संविधान, और आगे देख लीजिए आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब होता है हम खुद को संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। तीनों वर्ड का मतलब यह हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो तारीख बताई गई है वो 26 नवंबर 1949 को, हम 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन 26 जनवरी 1949 को जो संविधान लागू हुआ वो आंशिक रूप से लागू हुआ, उसमें बस 16 आर्टिकल ही लागू हुए थे टोटल। उसके बाद जो आर्टिकल लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। तो पूरी तरीके से गणराज्य कब बना हमारा देश? 26 जनवरी 1950 को। तो अगर पूछेगा कोई भी क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत में कौन कौन से अनुच्छेद थे या कौन से नियम थे, तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद की बात की जा रही है। लेकिन गणराज्य के पूछेगा, हमारे गणराज्य देश के बाद की कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब वो 26 जनवरी 1950 को। तो भारत पूरी तरीके से गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का मतलब हम समझ गए। तो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो जैसा कि पहली ही लाइन है, हम भारत के लोग भारत को, तो भारत शब्द 2 बार आया है। पूछेगा कितने तरीके की न्याय की वर्णन किया गया, कितने तरीके का न्याय बताया गया है, तो आप कहेंगे 3 तरीके का। कितने तरीके का स्वतंत्रता बताई गई है, तो आप बताएंगे 5 तरह का। उसके बाद समानता कितने तरह का है, तो आप कहेंगे 2। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। और आप जब स्रोत पूछेगा, स्वरूप पूछेगा, उद्देश्य पूछेगा, तो आप बता लेंगे। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे प्रस्तावना से हम आपको बताए। प्रस्तावना आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रस्तावना याद रखेंगे तो आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप प्रस्तावना याद रखेंगे तो भारत शब्द कितनी बार आया है, अंगीकृत कब किया गया है, और उसमें मिति, मार्ग, शीर्षक, सप्तमी जो ए है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन है वो भी आप बता देंगे। अगर आप ये पूछेगा कितने तरीके का न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सब पूछेगा, तो अगर आपको प्रस्तावना याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास में आपको क्या सीखने को मिला आप जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना है।